काशिका को द्वितीयावृत्ति कहते हैं। द्वितीयावृत्ति क्यों कहते हैं कि जो वृत्ति यानी सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथ वृत्ति है ना, जिसमें सूत्र के अर्थ की प्रधानता, सूत्र के अर्थ की प्रधानता हो, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। तो प्रथम आवृत्ति में भी आपको प्रत्येक सूत्र के अर्थों का निर्देश किया गया था, बताया गया था। और जो काशिका है उसमें भी क्या है कि प्रत्येक सूत्र क्रम से, है ना, अर्थों को उसमें बताया जाएगा। तो एक आवृत्ति हुई आपकी प्रथम आवृत्ति जो आपने पढ़ी, और अब आप उसकी द्वितीय आवृत्ति थोड़ी सी उससे और अधिक होगी। उसमें जैसे प्रथम में तो एकदम प्रारंभ से तो पदच्छेद विभक्ति सब कुछ कर रहे थे, इसमें आप पदच्छेद विभक्ति इत्यादि नहीं करेंगे, उसको आप पहले पढ़ चुके हैं। किंतु अर्थ करेंगे, समास भी जहाँ पर बहुत क्लिष्ट होगा, कहीं कुछ आवश्यक होगा, वहीं पर ही समास करेंगे, अन्यथा केवल अर्थ करेंगे और उसके बाद उसका उदाहरण, और जहाँ पर सिद्धि आवश्यक है वहाँ पर सिद्धि बोली जाएगी। उसके अतिरिक्त इसमें क्या होगा? शंका समाधान, प्रत्युदाहरण होगा कि जैसे इसमें ये पद क्यों रखा गया, ये पद क्यों रखा, तो उससे कुछ और बढ़ गया इसमें, तो ये द्वितीय आवृत्ति होगी आपकी। तृतीय आवृत्ति में फिर आप महाभाष्य पढ़ेंगे। तो काशिका है ना, तो काश्याम भवा, काशिका, इसकी रचना काशिका में की गई है। काश्या दिव्यश तो काशिका शब्द व्यर्थक हो गया। एक तो क्योंकि काशी में इसकी रचना हुई, काश्याम भवाइति काशिका। दूसरा ये व्याकरण के गूढ़ तत्वों को प्रकाशित करने वाली है, इसलिए भी क्या है ये काशिका। ठीक है, तो उस समय तो काश्यते यासा काशिका या काश्यते या यासा काशिका, कि व्याकरण के गूढ़तम रहस्यों को जो प्रकाशित करने वाली है, ऐसी वृत्ति जो है वो काशिका। इसकी रचना किसने की है? तो दो भागों में इसकी रचना हुई है ना, जयादित्य और वामन, जयादित्य और वामन ने की। तो 4 अध्याय जयादित्य के हैं और 4 अध्याय वामन के हैं। फिर उस पर 2 प्रमुख टीकाएं हैं, न्यास और पदमंजरी, है ना। न्यास सबसे पहली टीका है, पदमंजरी उसके बाद की टीका है। किंतु आपके पास जो अभी न्यास पदमंजरी टीका की पुस्तकें जब हम आपको देंगे, उसमें पहले पदमंजरी है और दूसरी न्यास है। ठीक है ना, इधर हो जाओ। ठीक है, दूसरी क्या है? न्यास है। तो पदमंजरी टीका और न्यास टीका। न्यास टीका जो है वो जिनेंद्र बुद्धि के द्वारा रचित है। न्यास टीका जिनेंद्र बुद्धि के द्वारा रचित है। और पदमंजरी टीका हरदत्त हरि, पदमंजरी टीका हरदत्त मिश्र, वो हरि भी लगाते हैं अपने आगे, वैसे हरदत्त मिश्र। पदमंजरी टीका हरदत्त मिश्र विरचित है और न्यास टीका जिनेंद्र बुद्धि के द्वारा विरचित है। इसके अतिरिक्त भी और टीकाएँ मतलब उपलब्ध होती हैं, इसके बाद किसी ने हिंदी किया, किसी ने कुछ किया, किंतु मुख्य रूप से जिनेंद्र बुद्धि की, न्यास टीका हरदत्त मिश्र की, पदमंजरी टीका उपलब्ध होती है। और 2 भागों में इसकी रचना की गई है, और वो दोनों ही कौन थे? जिनेंद्र, ये वामन और जयादित्य, ये दोनों ही जैन थे, है ना। तो इन लोगों के द्वारा ये इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो इनके उदाहरणों से कई स्थलों पर पता पड़ता है। तो ये सामान्य एक परिचय हमने आपको इसका दिया है, किसका? काशिका। और काशिका वृत्ति नाम है, इसलिए तो उसका विशेषण बनेंगे। मंगलाचरण के रूप में इसके जो श्लोक हैं वो हैं, वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु
विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रह। 3 है ना, इसमें 3 कारिकाएं हैं मंगलाचरण के रूप में। वृत्तौ भाष्य खोल लीजिए प्रारंभ का और आगे बढ़िए। वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रह। कहते हैं कि इस काशिका में क्या किया गया है, भाई अन्य ग्रंथों से इसकी क्या विशेषता है। तो कहते हैं वृत्तौ, वृत्तौ यानी जितने भी वृत्ति ग्रंथ हैं, जितने भी वृत्ति ग्रंथ हैं। और वृत्ति ग्रंथ हमने आपको बताया सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथः वृत्ति ही, ठीक है। तो कई आचार्यों ने पाणिनि के सूत्रों पर वृत्ति बनाई, ठीक है ना। तो अपनी तो है ही, जैसे प्रथमावृत्ति है, पर वो तो इसके बाद बनी। प्रथमावृत्ति तो काशिका के बहुत बाद में बनी है, किंतु इससे पहले कुणिक इत्यादि आचार्यों ने इस पर अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्ति ग्रंथ लिखे, अर्थ प्रधान ग्रंथ लिखे थे। तो वृत्तौ, ठीक है, जितने भी अर्थ प्रधान ग्रंथ हैं सूत्र पर, उनमें भाष्ये तथा भाष्य में, वृत्ति ग्रंथों में तथा भाष्य ग्रंथों में, तथा और धातु नाम पारायणादिषु। तो भाष्य किसको कहते हैं? आप अभी तक तुमको नहीं मिला, बोलो। ये तो भूमिका है, भूमिका हटाओ और आगे चलो। नहीं, और आगे उधर है शुभांगी, हाँ बस यहाँ से और आगे बढ़ो तुम भी। वो तो भूमिका में है, जहाँ से पढ़ना है आपको वो और आगे है। मिल गया? अच्छा, अभी तो ये है, पर आप लोग समय निकाल करके, ठीक है, इसकी पूरी भूमिका बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति की भूमिका आप लोगों ने पढ़ी उस समय, तो दोबारा उसको भी पढ़िएगा, ठीक है। और इसमें हिंदी में भी लिखी है, संस्कृत में भी लिखी है, और वो गुरुजी के द्वारा भी लिखी हुई है ना, इसमें गुरुजी के द्वारा भी लिखा हुआ है। तो उसको आप लोग पढ़िएगा, एक एक पंक्ति आ रहा समझ में। उसमें वैयाकरणों के बारे में, व्याकरण के बारे में, प्राचीन आचार्यों के बारे में, व्याकरण के महत्व के बारे में बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। दे रहे तो मतलब पूरा एकदम, ये तो प्रारंभ का जो है उपोद्घात, वो तो गुरुजी के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको आप लोग अवश्य पढ़ना, ठीक है। इसको देखिए एकदम, ये 21 पेज पर देखिए, विदुषाम वशम वदः, मिला है ना। तो ये गुरुजी के द्वारा लिखी हुई है। तो संस्कृत को भी बहुत स्थिरता से पढ़िएगा। आ रहा समझ में? कहानी की तरह नहीं पढ़ना कि आप कोई कहानी की पुस्तक लेके बैठे हो पढ़ने के लिए, उसको बहुत ही स्थिरता से, एक एकदम प्रारंभ ही हो गया, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति है, यहाँ से प्रारंभ हुआ है। एक कस्याभिदितम एतत्। अब संस्कृत भी देखना, इससे आपको संस्कृत भी पता पड़ेगी कि कैसे होता है। फिर वेद का क्या महत्व है, जो वेद नहीं पढ़ते हैं उनकी क्या गति होती है, और फिर वेदार्थ ज्ञान में व्याकरण की क्या आवश्यकता है, उसको भी पूरा बताया हुआ है। फिर उसके बाद हिंदी में भी बहुत कुछ है, आ रहा समझ में। तो बहुत स्थिरता से, बहुत ध्यान से, और अन्य जितने भी आचार्य हुए बृहस्पति से लेकर के, है ना, प्रथम प्रवक्ता इसके बृहस्पति हुए हैं। तो फिर उसके बाद फिर महेश्वर हैं, महर्षि पाणिनि हैं, फिर पाणिनि की शिष्य परंपरा है, फिर अष्टाध्यायी के बारे में, फिर उसकी पूरी सूत्र संख्या इत्यादि, इतनी मेहनत करके, है ना। अष्टाध्यायी के वार्तिककार कौन है, मतलब एक प्रकार से व्याकरण का बहुत एक सामान्य परिचय जो है, बहुत मुख्य जो चीज़ें हैं वो इसमें बताई हुई हैं। तो ये सबको मिल गया ना। चलिए, भाष्य का लक्षण किया, आक्षेप समाधान परो ग्रंथः भाष्यम। लिखिए, कॉपी में लिखिए, चाहे उसमें लिखिए। ये लक्षण आप लोगों को याद रखने हैं। वृत्ति का लक्षण बताया, सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथः वृत्ति ही,
भाष्य का लक्षण है आक्षेप समाधान परो भाष्यम, परो ग्रंथः भाष्यम। इसकी रफ कापी आप लोगों की अलग होनी चाहिए। सब लोग ने वही पुरानी कापियाँ ले ली हैं, नहीं कुछ लोग तो नई कापी बनाए हैं। आप लोग को भी नई कापी इसकी बनानी चाहिए। आ रहा समझ में? तो भाष्य में अब आगे आया कि धातु पार आए, है ना। तो कैसे करोगे? अब इसका समास करिए, है ना। धातवश्च नामानि च इति धातु नामानि, धातु नाम पारायणम इति धातु नाम पारायणम। ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगा? पारायण दोनों के साथ लगेगा। धातु पारायणादिषु ग्रंथेषु नाम पारायणादि ग्रंथेषु, कि जिसमें धातुओं की सिद्धियां इत्यादि की गई हैं उन ग्रंथों में, जैसे आपकी ये है धातु पारायण ग्रंथ आपका है माधवीय धातु वृत्ति, है ना। आचार्य सायण के द्वारा वो रचित है माधवीय धातु वृत्ति। तो उसमें प्रत्येक धातुओं के 10 लकार, उसके अतिरिक्त सभी प्रक्रियाओं में, सभी प्रत्ययों में जो जो भी रूप बनते हैं वो सारे उसमें हैं। तो वो धातु पारायण ग्रंथ में आएगा। इसी प्रकार से नाम पारायण, नाम पारायण का अर्थ क्या हो गया कि जैसे जो जितने भी ये गण पाठ इत्यादि हैं, शब्दों की जिनमें सिद्धियां हैं, वो क्या कहलाएंगे? गण पारायण कहलाएंगे। तो इस प्रकार के कि जिसमें धातु प्रक्रिया है वो धातु पारायण हो गया, और जिसमें शब्द ये जो नाम जो प्रातिपदिक हैं, है ना, उनकी जिसमें सिद्धि की गई है वो नाम पारायण ग्रंथ हो गए। तो धातु पारायण ग्रंथों में और नाम पारायणादि, है ना, पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, विप्रकीर्णस्य यानी बिखरे हुए, मतलब किसी में कहीं है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, ऐसे जो तंत्र, तंत्र माने सिद्धांत, है ना। तो वृत्ति ग्रंथों में, भाष्य ग्रंथ में, धातु पारायण ग्रंथों में, नाम पारायण ग्रंथों में जो व्याकरण के बिखरे हुए, है ना, सिद्धांत हैं उनका सार संग्रह क्रियते। इस ग्रंथ में सार संग्रह किया जाता है। भाई विस्तार तो नहीं लिया जाएगा, तो सब जगह से जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं व्याकरण के, उन सूत्रों से संबंधित उन सब का इसमें क्या किया गया है? सार का, तत्व का, निचोड़ का संग्रह किया गया है। ये मंगलाचरण है, किंतु ये कैसा मंगलाचरण है? विषय निर्देशा, वस्तु निर्देशात्मक। कैसा है ये? वस्तु निर्देशात्मक ये मंगलाचरण है। तो एक हो गया। कहते हैं और इसमें क्या क्या है? पहले तो ये बता दिया इन्होंने कि हमने यहाँ से बिखरे हुए व्याकरण के सिद्धांतों के सार का संग्रह किया है। दूसरा कहते हैं और ये कैसी है काशिका नाम वृत्ति? कहते हैं इष्ट्युप संख्यानवती, है ना, जो वृत्ति ग्रंथों में नहीं होता है किंतु इसमें है। तो इष्टि और उपसंख्यान, इष्टियाँ भी होती हैं, कई जगह होता है ना कि अस्य इष्यते है, जैसे पक्षी मत्स्य मृगान हंति, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? अस्य इष्यते, मीन शब्द का पर्यायवाची का ग्रहण इष्ट है, या फिर कहीं पर भी मतलब ये कार्य इष्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं? इष्टि। ठीक है। और एक होती है वार्तिकें, वो उपसंख्यानम करते ना कई जगह, मूल विभुजादीनाम उपसंख्यानम का प्रकरण है, मूल विभुजादीनाम उपसंख्यानम, ऐसे उपसंख्यानम इत्यादि करके, तो वही क्या है आपकी वार्तिकें कहलाती। तो वार्तिकें दो रूप में है, एक इष्टि रूप में है और उपसंख्यान रूप में है। तो उसमें भी क्या समास कर लेंगी आप? इष्टयश्च उपसंख्यानानि च इति इष्टुपसंख्याने, इष्ट है ना, इष्टिष्ट उपसंख्यानं च बहुवचन में भी कर सकते हो, एक वचन में भी कर सकते हैं। इष्टुपसंख्याने और इष्टुपसंख्याने वर्तेते अस्याम इति इष्टुपसंख्यानवती, तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप से मतुप प्रत्यय हो गया, और मतुप प्रत्यय करके फिर मादुपधायश्च मतोर्वो जवादिभ्या से हमने यहाँ पर क्या कर दिया? मकार को बकार आदेश कर दिया। तो इष्टुपसंख्यानवती यानी इसमें इष्टियाँ भी हैं और उपसंख्यान भी हैं। प्रथम ऋतु में तो आपको बहुत कम कहीं कहीं पर बताते थे, पर अब इसमें तत्त सूत्रों में जहाँ जहाँ पर भी इष्टि और उपसंख्यान होंगे उन सब का निर्देश है। और कहते हैं शुद्ध गणा, है ना,
शुद्ध गणा का अर्थ क्या हो जाएगा कि इसमें जो गण पाठ हैं वो क्या है, शुद्ध करके इसमें पढ़े गए हैं। तो शुद्धः गणः यस्याम सा शुद्ध गणा। जो गण पाठ है तो गण पाठ में कहीं पर भी कुछ रह गया, कुछ छूट गया, तो उन सबको भी शुद्ध कर दिया गया है। यानी काशिका में जहाँ जहाँ पर भी जैसे सर्वादि गण आएगा, त्यदादि गण आएगा, उन सब में सारे गण के शब्दों का भी निर्देश किया गया है। और उसमें कहीं पर भी कुछ भी त्रुटि रह गई थी, उन सबको भी इसमें क्या कर दिया गया है, शुद्ध कर दिया गया है। तो शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था, है ना, विवृतः विस्तारितः, है ना, गूढ़ः सूत्रार्थः, है ना, यस्याम सा विवृत गूढ़ सूत्रार्था, जिसमें सूत्रों के गूढ़ रहस्यों को क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है ना। मतलब कोई भी चीज़ तो कैसे समास के द्वारा, व्युत्पत्ति के द्वारा, विग्रह के द्वारा, जो भी कठिन सूत्र हैं, सूत्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं, अर्थ हैं, उनको इसमें क्या किया गया है, विवृत, यानी उसको खोल दिया गया है, विस्तृत कर दिया गया, अच्छी तरह से समझा दिया गया है। तो विवृत गूढ़ सूत्रार्था। और इतना ही नहीं, और कहते हैं व्युत्पन्न रूप सिद्धि वृत्ति ही, है ना, व्युत्पन्नाः रूपाणाम सिद्धयः यस्याम सा व्युत्पन्न रूप सिद्धि, है ना। शब्द रूप जो है, जो रूप है, उनकी सिद्धियों को भी इसमें भली प्रकार से व्युत्पन्न किया गया है। प्रत्येक शब्द की सिद्धि की व्युत्पत्ति की गई है, उसको भी भली प्रकार से बताया गया है ना। इस प्रकार की इयम काशिका नाम वृत्ति ही, इस प्रकार की ये काशिका नाम की वृत्ति है। पहले में तो ये बताया आपको कि कहाँ कहाँ से इसमें बिखरे हुए जो सिद्धांत थे उनको हमने इसमें एकत्रित कर दिया है, और कैसे एकत्रित किया है, और इसमें क्या विशेषता है बताइए। इसमें इष्टियाँ हैं, इसमें उपसंख्यान हैं, इसमें गण पाठ को भी शुद्ध कर दिया गया है, और जो गूढ़ सूत्रार्थ थे उनको भी इसमें स्पष्ट कर दिया है, खोल दिया गया है, और जो रूपों की सिद्धियाँ थीं उसको भी इसमें व्युत्पन्न कर दी गई है। इस प्रकार की ये काशिका नाम की वृत्ति है। ठीक है, कहते हैं जब इतना है तो फिर और क्या रह गया, व्याकरण से शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कृत्यम एतावत्। ठीक है ना, तो उसमें आप ऐसे भी समास कर सकते हो, व्युत्पन्नानाम शब्दानाम रूपाणाम सिद्धि यस्याम, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और व्युत्पन्नाः रूपाणाम सिद्धि यस्याम, बात एक ही है, व्युत्पन्न शब्द रूपों की सिद्धि जिसमें की गई है। तात्पर्य हो गया, मतलब इसमें उदाहरणों को भी स्पष्ट कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि उदाहरण इसमें नहीं स्पष्ट किए गए, मतलब उदाहरण मंडिता, उदाहरणों से भी इसको सुशोभित किया गया है। ठीक है, और तो अब अंत में कहते हैं कि ये जितना इसमें आपको हमने बता दिया कि इसमें इष्टि भी है, उपसंख्यान भी है, गणपाठ भी शुद्ध है, और कठिन सूत्रों के अर्थों को भी स्पष्ट कर दिया गया है, शब्द रूपों की सिद्धि भी इसमें बता दी गई है, तो इतना ही व्याकरण से शरीरम। ठीक है ना, मतलब इतना ही व्याकरण यानी व्याकरण शास्त्र का शरीर है। जो उपसंख्यान इत्यादि होता है व्याकरण का, वस्तुतः इतना ही शरीर है, इतना ही व्याकरण माना जाता है, व्याकरण इतना ही होता है। परिनिष्ठित शास्त्र कृत्यम एतावत्, मतलब इतने में ही, है ना, एतावत ही, मतलब इतने में जो जो चीज़ें आपको बता दी गई और जो जो काशिका में है, इतने में ही शास्त्र कृत्यम परिनिष्ठितम, है ना, शास्त्र से कृत्यम इति शास्त्र कृत्यम है, तो इतने में ही परिनिष्ठितम परिसमाप्तम, तो इतना ही व्याकरण का शरीर है, और व्याकरण शास्त्र का कार्य इतने में ही परिसमाप्त होता है। भाई अर्थ आपने जान लिया, ये वार्तिकेय आपने जान ली, शब्द रूप की सिद्धियाँ आपने जान ली, अब और बचा क्या, तो व्याकरण का जो मुख्य कार्य है वो इतने में ही परिसमाप्त होता है। कहते हैं फिर और जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, कहते हैं शिष्टः परिकरबद्धः, है ना, अस्य ग्रंथकारेण क्रियते, है ना। कहते हैं कि अब ये जो अस्य यानी ये जो शास्त्र रूपी शरीर है, इसका
परिकर बंध यानी रक्षा बंध है ना। ग्रंथ रक्षाबंधन मतलब इसी को ही और पुष्ट करने के लिए, मतलब भाष्य इत्यादि जो है ग्रंथ कारण से यहाँ पे महाभाष्य कारण लिया जाएगा। तो जो महाभाष्य जब इतने में ही व्याकरण शास्त्र पूर्ण हो जाता है तो महाभाष्य क्या करता है, तो कहते हैं कि इसी को ही वो ग्रंथकार ने क्या किया है और पुष्ट किया है ना। तो भाष्य में क्या होता है कि उसमें मतलब काफ़ी विश्लेषण करने के बाद जो सिद्धांत निकलता है वो काशिका में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि न धातु लोप आर्ध धातु के सूत्र है, अब हम उसमें क्या करते हैं कि धातु लोप जो है वो आर्ध धातु का विशेषण बनता है, उसमें क्यों हम बहुव्रीहि समास ही करें, हम तत्पुरुष समास भी तो कर सकते हैं। तो इसका पूरा विश्लेषण चलेगा कि यदि हम तत्पुरुष करते तो कहाँ दोष आता, बहुव्रीहि करेंगे तो कहाँ दोष आएगा, क्या लाभ होगा, पूरा 1-2 मतलब पृष्ठों में उसका विश्लेषण करने के बाद सिद्धांत निकाल देते हैं क्या, कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही होता है। ठीक है, तो सिद्धांत तो इसमें आ ही गया। यदि हमने सिद्धांत जान लिया तो उसके फिर व्याख्यान की तो उतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, किंतु फिर भी इन सिद्धांतों को ही, व्याकरण के कार्यों को ही पुष्ट करता है और उसकी रक्षा करता है। रक्षा की है किन्होंने, ग्रंथकारेण। कि शास्त्रस्यैव तु शास्त्र शरीरस्य परिकर बंधो रक्षाबंधः परिशिष्टः अंशः ग्रंथकारेण भाष्यकारादिना क्रियते आक्षेप समाधानादि मुखेन अयमेवांशः उपस्थाप्यते इत्यर्थः। वो भाष्य है तो वही आक्षेप समाधान ग्रंथ करो भाष्यम, तो पहले पूर्व पक्ष रखा जाएगा, फिर उसका समाधान देंगे, फिर आक्षेप होगा, फिर समाधान देंगे, फिर आक्षेप होगा, फिर समाधान देंगे। अंत में जो सिद्धांत पक्ष होगा वो काशिकाकार ने स्थापित कर दिया, तो उसी को और पुष्ट किया ना। तो भाष्य के द्वारा उसी को और पुष्ट करते हैं कि ऐसा ही होगा, किंतु सिद्धांत रूप में जो होता है वो इसमें इतने में ही व्याकरण शास्त्र की परिसमाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 कारिकाओं के माध्यम से काशिकाकार ने प्रारंभ में मंगलाचरण भी किया, और उस मंगलाचरण में क्या है, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है कि इस ग्रंथ में हमने क्या क्या स्थापित किया है। ठीक है, तो आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे ताकि ये कारिकाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, और शेष फिर हम आगे करेंगे कल।